Our country is amongst the top 10 nations in the world which are most affected by climate change. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। मैं हूं हिना चौधरी। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी या फिर उसके माहौल को बेहतर करने के लिए 25% पर जंगलात होना ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो फॉरेस्ट एरिया है वो 6% से भी कम है। माहौल को बेहतर करना या फिर फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ करना किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रहा आज तक, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खातिर खा इक़दामात किए माहौल को बेहतर करने के लिए, जंगलात में इजाफा करने के लिए, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट जिसको बैनुल-अक़वामी दुनिया में खूब पज़राई मिली। इसके अलावा क्लीन एंड ग्रीन इंडेक्स की बात करें, क्लीन एंड ग्रीन चैम्पियनशिप, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में क्या ये तमाम इक़दामात पाकिस्तान के माहौल को बेहतर करने में मददगार साबित हो सकते हैं, या फिर हम माहौलियाती तब्दीली या फिर माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा सकते हैं या नहीं। तो आज हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में मलिक अमीन असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछूंगी मैं कि जो तमाम इनिशिएटिव्स हैं पीएम इमरान खान के, हम अब फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ कर पाएंगे या माहौल को बेहतर कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल सही बात की। क्या माहौलियात का जो शोबा है ये आज से 30-40 साल पहले लोगों को इसकी फ़िक्र नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट की वो रेट नहीं थे और इतनी ज़्यादा माहौल के ऊपर असरात नहीं थे। लेकिन अब ये दुनिया में आप समझ लें अगर कोई इशू नंबर 1 है तो ये बन चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ आपके सिर्फ जो माहौलियात कहते हैं माहौल से नहीं है, बल्कि आपकी इकॉनमी से भी है, आपकी सिक्योरिटी से भी है, और इसके खुसूसन जो मईशत के ऊपर बहुत सीरियस असरात हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। तो ये तमाम के साथ इंटरलिंक्ड एक इशू है। अभी कल ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जिसको दास गुप्ता रिपोर्ट कहते हैं। ये यूके के अंदर पहली बार निकाली गई, और इसके अंदर ये बताया गया है कि जो 20वीं सदी हमने गुजारी है उस तरह हम 21वीं सदी नहीं गुजार सकते। हमारे लिए सस्टेनेबल ही नहीं है ये जो मॉडल है 20वीं सदी का इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर आप नेचर को वैल्यू नहीं करते, मतलब आप साफ़ हवा को वैल्यू नहीं करते, आप साफ़ पानी को वैल्यू नहीं करते, यू टेक देम फॉर ग्रांटेड। ये जो मॉडल है ये अब 21वीं सदी में नहीं चल सकता, क्योंकि नेचर रिएक्ट कर रहा है। अभी आजकल हम सब कोविड में फंसे हुए हैं, कोरोना में फंसे हुए हैं। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि आपने एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया और आप उन एरियाज़ में चले गए जो कि जिनको एनिमल्स के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया तमाम मखलूक़ात के लिए बनाई है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। इंसान एक मखलूक है, उसकी अशरफुल मखलूक़ात ज़रूर है, लेकिन एक मखलूक है। तो जब हम जानवरों के डोमेन में चले गए तो अल्लाह ताला ने ये पर नेचर में ये सिस्टम रखा है कि वो रिएक्ट करता है। तो इसी तरह नेचर रिएक्ट कर रहा है हर जगह के ऊपर। तो पाकिस्तान में तो ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत बढ़ रही है और हमारे प्रेशर्स आ रहे हैं, हमारे एयर के ऊपर प्रेशर है, हमारे पानी के ऊपर प्रेशर है। तो इसलिए इमरान खान साहब एक वाहिद लीडर है जिन्होंने इस चीज़ को समझा, इसको ना सिर्फ समझा बल्कि समझाने की आगे कोशिश की, आवाम के अंदर इसको मकबूल करने की कोशिश की। वाहिद लीडर हैं जिन्होंने अवामी जलसों के अंदर क्लाइमेट चेंज की, माहौलियात की बात की, और अभी भी कर रहे हैं। और सिर्फ उनके करने की वजह से भी वर्ल्ड बैंक की स्टडी आई है कि पाकिस्तान में जो अवेयरनेस टू क्लाइमेट चेंज थी वो 30% थी 2013 के अंदर, लेकिन जब खान साहब ने बात करनी शुरू की तो 2018 में ये 80% तक चली गई थी। लोग सुन रहे हैं उनकी बात, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इस पर बहुत इक़दाम करने की ज़रूरत है। आपने कुछ इक़दाम का यहाँ पे बात की है, हमारी गवर्नमेंट ने देखें उसमें बड़ा क्लियर एक हमने फ्रेमवर्क बनाया। हमने 5 एरियाज़ चुने जिनको हम चाहते थे कि फोकस करें। सबसे पहला उसमें यह था कि हमने दरख्त लगाने हैं मुल्क में। क्यों लगाने हैं? क्योंकि दरख्त तो अल्लाह ताला का एक मुआवजा आप समझ लें, एक ऐसी मशीन है जो हमें ऑक्सीजन देती है जिंदा रहने के लिए, लेकिन हमारे मुल्क में दरख्तों को बेदरेक काटा जा रहा था। फॉरेस्ट कवर, जिस तरह आपने सही कहा कि हमारा बड़ा लो था, तो हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान फिर मुतासर भी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्पेसिफिकली बात करूँ, पंजाब साइड पर हर सर्दी में हमें फेस करना पड़ता है ये स्मॉग का मसला। बहुत सारे कार एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे सामने है। स्मॉग पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या है और वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? देखिए, स्मॉग पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अब हमने बनाई जब हम आए यहाँ पर, और 2 साल पहले वो बनाई गई थी और इम्प्लीमेंट हो रही है। इस साल स्मॉग की सिचुएशन बहुत बेहतर थी पिछले साल से, और उसको इम्प्लीमेंट करने के हमारे 3-4 फेसेट्स हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्मॉग होता क्यों है।
स्मॉग होता, हमने जब इसकी एक कहते हैं सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी के ये तखमीना लगाना कि कहाँ से आ रहा है ये स्मॉग, उसके अंदर 40% जो कंट्रीब्यूशन थी वो ट्रांसपोर्ट की थी। कि जो ट्रांसपोर्ट है लाहौर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तरक्की के साथ ये चीज़ होती है, हर शहर में होती है, लेकिन लाहौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 40% बढ़ी, उसकी वजह से ये पैदा हो रही थी। अब ट्रांसपोर्ट में क्यों पैदा हो रही है, दो उसकी वजूहत थी। एक सबसे बड़ी थी कि उसका फ्यूल क्वालिटी बहुत लो था, हम और दूसरा हमारी गाड़ियाँ बड़ी पुरानी हैं, वो ज़्यादा धुआं देती हैं। यूरो 5 फ्यूल बिल्कुल, ये यूरो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या और कब देखिए, तक यूरो आ गया वो बिल्कुल, यूरो अब लाहौर में आपको यूरो 5 मिलता है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि यूरो 5 में यूरो 2 की बनस्बत, यूरो 2 ये है कि 1992 में जो तेल जिसको रिफ़ाइन किया गया था उसको यूरो 2 कहते हैं। यूरो 5 जो है वो लेटेस्ट जो है आपका वो रिफ़ाइंड तेल है। उसके अंदर, और यूरो 6 भी आ गया एक्चुअली, उसके अंदर ये है कि उसकी जो एमिशंस पैदा होती हैं जब आप वो तेल डालते हैं तो वो 60% कम होती हैं। गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उसकी एमिशंस कम हो जाती हैं। तो हमने एक तो ये किया कि यूरो 2 से सीधा यूरो 5 पे गए, उससे फ़र्क पड़ा है। फिर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, हम पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आए हैं। उसको बहुत अपोजिशन हुई, हमने वो 1 साल पहले वो पॉलिसी बना के कैबिनेट से अप्रूव कराई, और फिर उसको जिसको कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, क्योंकि वो ट्रक जो चला रहे थे वो इस मुल्क की वो माफिया जो कि 10-10 लाख रुपए ऑन लेते हैं गाड़ियों से, तो वो उसको लेके पूरा साल फिरते रहे, और साल बाद बड़ी मुश्किल से वो पॉलिसी अब अप्रूव हो गई है। और उसके इंशाल्लाह असरात आप देखेंगे कि वहाँ पे रिक्शाज आ रहे हैं ईवी के, हमारी मोटरसाइकिल्स आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं ईवी की, उससे इमिशंस कम होंगी। दूसरा स्मॉग के अंदर इशू होता है आपका क्रॉप बर्निंग का, कि जो आप जंगला अपने जब आपकी राइस की फसल होती है तो उसकी जो बाकियात रह जाती है उसको वो आग लगा देते हैं, क्योंकि वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हुआ है कि हमारा जो सीजन बिटवीन क्रॉप्स है वो कम हो गया है। तो वो अब उसको उनके पास टाइम नहीं होता कि उसको किसानों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। जी, किसानों को उसने हमने खाली अवेयरनेस नहीं दी, हमने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है जिसको हम हैप्पी सीडर कहते हैं। अच्छा। और वो मैं खुद गया वहाँ पर वज़ीराबाद के पास, और हमने किसानों को 1000 वो मशीनें दी हैं एज अ पायलट केस, और बड़ी कामयाब रही हैं। क्योंकि वो ये क्या करता है कि वो उसी स्टबल को वो दोबारा से हल में डाल के काटता भी है, और हल से बना के उसको दोबारा ज़मीन में प्लाउ इन कर देता है। तो उससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि फर्टिलाइज़र मुफ्त मिल जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। दूसरा ये कि आपको पानी कम देना पड़ता है, तो कीमत कम हो जाती है फार्मर के लिए, और ऑब्वियसली एनवायरनमेंट का फ़ायदा ये कि आप जलाने के लिए कुछ बचता ही नहीं पीछे, तो वो बर्निंग कम हो जाती है। अच्छा, ये तो स्मॉग के हवाले से बात की। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ करने की, तो पहले ये हमें डिफाइन करना है कि पाकिस्तान में कौन सा रीजन, यानी आप मेजॉरिटी रीजन जो है वो सेमी एरिड और एरिड रीजन है। फिर बलूचिस्तान का एरिया देख लें तो डेजर्टिफिकेशन और बैरन लैंड। अब हमारे पास कौन सा एरिया जहाँ पर हमने दरख्त लगाने हैं और जहाँ पे हमें उम्मीद है कि दरख्त लगा के फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, आप तो खुद भी फॉरेस्टर हैं तो आपको इस चीज़ का बड़ा पता है। फॉरेस्ट्री में देखें सबसे आसान तरीका होता है कि और अभी एक BBC की एक रिपोर्ट आई है कोई 2 हफ्ते पहले, जिसमें उन्होंने ये बात की तस्दीक की है। फॉरेस्ट में सबसे आसान तरीका ये होता है कि जहाँ पे फॉरेस्ट लगा हुआ है आपका, नेचुरल फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, उधर ये होता है कि अगर आपका 100 कनाल पे फॉरेस्ट आपने डिक्लेयर किया हुआ नेचुरल फॉरेस्ट, तो वो 100 कनाल पे दरख्त नहीं होते, आमतौर पे 20% दरख्त होते हैं। मतलब वो 20 कनाल पे दरख्त होंगे, 80%। अगर वो 100 में से 20 पे दरख्त है तो उसको फॉरेस्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन है फॉरेस्ट और जब हम दरख्त लगाते भी हैं, यानी कि अगर 70% की रेशियो से लगाया तो ऐसा नहीं है कि 70 के 70 ग्रो कर जाएंगे उनका। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है कि आप उस फॉरेस्ट को बचाएं। जब आप बचाते हैं तो नेचर खुद उसको रिवाइव करता है फॉरेस्ट को, उसको कहते हैं असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। और हमने अपने बिलियन ट्री सुनामी के अंदर 60% ये चीज़ रखी हुई है। 10 बिलियन में भी ये रखी है, और बिलियन ट्री जब KP में किया तो उसमें भी 60% हमने ये किया कि जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन हमने बेहतर कर दी। कैसे कि कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया, उनको ओनरशिप दी, उनको जॉब्स दी कि आप गार्ड्स के तौर पे काम करें इनमें जाके। और उनका जो एक भेड़ बकरियों का होता था कि जी वो जाके चराती हैं तो फिर वो फॉरेस्ट नहीं ग्रो करता, उसको हमने ऑल्टरनेट फॉडर उनको दिया, और उनको लकड़ी काटने की इजाज़त भी दी जो फ्यूल वुड के लिए चाहिए होती है। मतलब वो टहनिया माफिया पे काबू पा लिया। हाँ, वो टहनिया काटने की इजाज़त दी, लेकिन टिम्बर माफिया को हमने इजाज़त नहीं दी बिल्कुल। अच्छा। और टिम्बर माफिया के खिलाफ तो हम जिहाद कर रहे हैं, KP में भी किया था, और अब यहाँ पे लैंड माफिया है। पंजाब में जब आए तो पंजाब में और स्क्रब फॉरेस्ट हैं, एरिड फॉरेस्ट इसको कहते हैं। तो यहाँ पे वो उस तरह का टिम्बर नहीं है जिस तरह KP में है। तो यहाँ पे तो लैंड माफियाज हैं, लोगों ने ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं। जो रिवराइन फॉरेस्ट है जहाँ पे आपकी रिवर के दोनों साइड पे, क्योंकि वो फॉरेस्ट ग्रोइंग एरिया होता है, उधर कब्जे हुए हुए हैं। तो हमने बहुत सारे कब्जे खाली कराए हैं।
100 एकड़ हमने लाहौर के पास बलोकी में खाली कराया, उसको अब फॉरेस्ट बन गया और आप कभी जाके देखें तो आपको दिल खुश होगा कि किस तरह 1-2 साल में किस तरह का फॉरेस्ट बना हुआ है। एपीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, ये भी बड़ी इंप्रूवमेंट है और बड़ी एक ज़बरदस्त काविश है हुकूमत की। तो बिलियन ट्री हनी प्रोजेक्ट कैसा है? देखिए बिलियन ट्री में अब ये सब अल्लाह ताला की खासियत है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और ये दरख्त लगाना सदका जारिया है, नेक काम है, तो खाली दरख्त नहीं आप उगा रहे होते, इसके साथ बहुत सारी इनोवेशंस आ जाती हैं। क्या क्या आती हैं? अब आपकी बिलियन ट्री हनी उसमें से निकल रहा है। एक हम इंशाल्लाह ऑलिव्स का प्रोजेक्ट इसी के प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ आप ग्रीन जॉब्स दे रहे हैं लोगों को, ये तमाम आप दरख्त लगाने की वजह से कर रहे हैं। तो बिलियन ट्री हनी में हमने ये किया कि उसका इंशाल्लाह हम पायलट फेज़ अभी आजकल कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको लॉन्च किया है। हमारे मुल्क में जो हनी प्रोड्यूस होता है वो तकरीबन 12,000 टन के करीब है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो तकरीबन 70,000 टन का है। और हमने ये किया कि अपने जो हमने दरख्त ऐसे लगाने शुरू किए जिन पे हनी बहुत अच्छा आता है। मतलब बेरी का दरख्त है, रूबीनिया का दरख्त है, रशियन ऑलिव है, मुख्तलिफ एरियाज़ में पाकिस्तान के। तो उनके ऊपर हनी अगर आप वहाँ पे हनी बीज रखें, उनके हाइव्स रखें, तो वो उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा हनी प्रोड्यूस कर देती हैं। और उस हनी को फिर हम प्रॉपरली, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो हनी प्रोड्यूस भी करें, हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई 1200 टन हनी, लेकिन उसकी कीमत हम लेते हैं तकरीबन $8 फी टन। कंपेयर करें आप इसको न्यूजीलैंड से, वो लेता है $35 फी टन, यानी कि वो हमसे कोई 4 गुना ज़्यादा कीमत ले रहा है उसकी। वजह क्या है कि उन्होंने उसको एक तो सर्टिफाई किया, सर्टिफिकेशन लैब्स हैं, हमारे पास नहीं थी, वो हम इस प्रोजेक्ट में बना रहे हैं। और दूसरा उन्होंने उसको ब्रांड किया, तो हमने ये बिलियन ट्री हनी एक ब्रांड बना दिया है। अच्छा। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जब इतनी इसकी डिमांड आ रही है हमें कि हर कोई कह रहा है कि जी हमें बिलियन ट्री हनी चाहिए। वजह क्या है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और विजन है इमरान खान साहब का, उसके साथ लिंक है हनी। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनली भी इसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा। कई ममालिक हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी कि आप हमें बिलियन ट्री हनी आपका जितना प्रोड्यूस होता है आप हमें भेज दें। तो इंशाल्लाह अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ये तो बड़ी खुशखबरियाँ सुना रहे हैं आप, लेकिन क्रिटिसिज्म भी होता है। ज़ाहिर है मेरे नज़दीक सबसे ज़रूरी होता है कि आप कोई इनिशिएटिव लॉन्च करें, फिर आप उसको परस्यू करें कि वो हकीकी मायनों में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। प्लास्टिक बैग पर बैन बहुत अच्छी बात थी, बड़ा अच्छा इकदाम था। इस्लामाबाद की हद तक हमने देखा कुछ रेस्टोरेंट्स को बंद किया कि जो प्लास्टिक के थैले हैं वो ना हो और पेपर बैग्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, उसके अल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाएँ। अभी कोई काम नहीं हो रहा, अभी कोई चेक नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, प्लास्टिक बैग पे काम नहीं हो रहा और इसके हमने जानबूझ के हमने एक्सीलेटर से पाँव उठाया है। अच्छा। वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह इसकी है कि दुनिया में कोविड के ज़माने में प्लास्टिक की एक रीसर्जेंस हुई है, इसलिए कि प्लास्टिक एक सिंगल यूज़ आइटम है और कोविड में आपको सिंगल यूज़ आइटम की ज़रूरत थी क्योंकि लोग किसी और के हाथ लगा हुआ कोई चीज़ हाथ नहीं लगाना चाहते थे। तो इसलिए प्लास्टिक ने दुनिया के अंदर एक दोबारा रिवाइवल हुआ है कोविड के ज़माने में। लेकिन अब इंशाल्लाह पाकिस्तान चूँकि अल्लाह का बड़ा फजल रहा है, हम कोविड रिसाइकलिंग तो मुश्किल है। हाँ नहीं, मैं आपको वो मैं बता रहा हूँ कि उसमें अब हम March 1 से 1 मार्च से दोबारा से प्लास्टिक के ऊपर क्लैम डाउन करने लगे। हमने इसका लीगल एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर बैन हमने कर दिया प्लास्टिक को, स्पेशली इस्लामाबाद के एरिया में। और उसको कॉपी करते हुए सिंध गवर्नमेंट ने और KP गवर्नमेंट ने और पंजाब ने भी बिल बना लिए हैं। उसमें हमने फ़ाइन्स लगा रहे हैं यूज़र्स के ऊपर भी, प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी और बेचने वालों के ऊपर भी। और इंशाल्लाह March 1 से आप देखेंगे दोबारा हम ये लॉन्च करने लगे हैं प्लास्टिक की कैंपेन जो है। अब आपने रिसाइकलिंग की बात की है, वो रिसाइकलिंग के लिए हमने जो अपनी क्लीन ग्रीन इंडेक्स हमने बनाई है, इसमें बहुत सारे शहरों के अंदर हमने 20 शहर पहले चुने, उनको हमने कहा कि आपको ये 35 इंडिकेटर्स दे रहे हैं जिनके ऊपर आपने अपने परफॉर्मेंस दिखानी है। अगर परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड्स हैं उनको हम इस पे करेंगे रिकग्नाइज और आपकी फंडिंग जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वो भी इसके साथ लिंक करेंगे। वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। 20 शहरों ने हमें डाटा भेजा, उनकी फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी एक मीटिंग में उनको अनाउंस किया और फिर अब हमने उसको 80 शहरों में बना दिया है। अच्छा। उसका मैं एक का एग्जांपल आपको देता हूँ कि पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे साहिवाल पहले 20 वो 20 शहरों में शामिल था। अच्छा। अब साहिवाल में क्या हुआ कि जब हमने ये इंडिकेटर्स दिए और अपनी क्लीन ग्रीन एक मूवमेंट चलाई, अब ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, काम साहिवाल की गवर्नमेंट का था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जी ये ज़रूरत भी है हमारी और हमें इस पर रिकग्नाइज भी किया जाएगा, तो उन्होंने एक डिमांड पैदा की वहाँ पे इस चीज़ की। और उससे हुआ ये कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें ये आप जो रिसाइकलिंग की बात कर रही हैं, तमाम सॉलिड वेस्ट साहिवाल का वो एक जगह पे आएगा जहाँ पे उसकी सॉर्टिंग होगी, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाएगा, शीशे को रिसाइकिल किया जाएगा,
वो कोई एक्सपेंसिव हो सकता है ये? एक्सपेंसिव नहीं है इतना। सबसे मज़े की बात ये थी कि वो प्रोजेक्ट जो है, जो कि पिछली हुकूमत में 4 अरब रुपए का बनना था, अब 40 करोड़ का बना है वहाँ पे। वजह क्या है, उन्होंने सारा मेड इन पाकिस्तान बनाया। वो सारा मेड इन पाकिस्तान, और वो रेप्लिकेट करेंगे हम अदर बाकी शहरों के अंदर। उसके अंदर 70% जो वेस्ट है उसका फर्टिलाइज़र बनेगा, और वो साहिवाल चूँकि एक एग्रीकल्चर एरिया है तो उसको वहाँ पे भेजा जाएगा। तो ये काम शुरू हो इसी चुका है? काम शुरू हो गया है, वहाँ पे मशीनरी लग गई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ऑपरेशनल हो जाएगा। दूसरा, वहाँ पर लिक्विड वेस्ट को भी उन्होंने किया कि तमाम पाइप चेंज की शहर की, सीवरेज सिस्टम नया डाल रहे हैं उसके अंदर, और सीवरेज सिस्टम को लिंक कर रहे हैं वो एक लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से। मतलब वो एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट उन्होंने करनी है उसकी। गंदा पानी जाएगा और ऐसे प्लांट्स लगे हुए होंगे जो कि उस पानी को साफ़ कर देंगे, और फिर जो उसका ऑर्गेनिक साफ़ पानी निकलेगा उससे वो जंगल उगा रहे हैं। तो ये पूरा एक क्लोज साइकिल प्रोसेस बन रहा है। 18 अरब रुपए वहाँ पे इस पे लगाए जा रहे हैं, वेस्ट वाटर पे, सॉलिड वेस्ट के ऊपर। आपके वहाँ पे पार्क्स बन रहे हैं 3 जगह के ऊपर, बहुत अच्छा। और वहाँ पे पहली पाकिस्तान की सॉलिड वेस्ट एकेडमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की है, क्योंकि इसमें जॉब्स निकलेंगी बहुत सारी। ये जॉब्स की खुशखबरी तो आपने सुनाई है। नहीं, इसमें 4 महीने का कोर्स होगा। अच्छा। और चूंकि ये सब शहरों में काम शुरू होने लगा है इंशाल्लाह, तो जब बाकी हर जगह पे ये काम होगा तो इन डिग्री वालों की जरूरत होगी जिन्होंने ये 4 महीने का डिप्लोमा किया होगा। तो मेरी आपने खुशखबरी सुना दी आप है। जाएं और अकेडमी को ज्वाइन करें, आपको जॉब मिल जाएगी अच्छा, इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि मेरी डिग्री है और मुझे आइडिया है, और जब मैं स्टडी कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जब पहली हुकूमतों में काम हुआ है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, जितना भी काम हुआ है तो कोलैबोरेशन नहीं थी डिपार्टमेंट्स में। जैसे GCISC ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर, दी ओनली रिसर्च सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में। फिर WWF की बात करें, बहुत सारी इंटरनेशनल NGOs आर रेडी कि वो फंड करें वहाँ पर। रेड प्लस की बात करें, रिड्यूस इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, ये जो डिपार्टमेंट है, अभी इसकी कोलैबोरेशन के साथ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। हम इनकी मदद नहीं ले सकते क्या? जी बिल्कुल, सबकी कोलैबोरेशन है। GCISC भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की पहली जो ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री थी, जो कि अब हमें दुनिया डिमांड करती है कि आप बताएं कि आप कितनी गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी अपडेट किया है। तो वो हमने उसको तैयार किया और इंशाल्लाह हम मंडे को प्रेजेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। GCISC ने प्रेजेंट किया है। WWF हमारे साथ इन्वॉल्व है पूरी तरह। KP में भी वो हमारे समझ लें ऑडिटर थे, जो कि कितना पोटेंशियल मौजूद है डिपार्टमेंट्स में? इनमें बहुत पोटेंशियल है। हम दोबारा से हमने WWF, IUCN और FAO तीनों को मिला के वो हमारे इस 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं। वो हमें चेक कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली कि हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो हमें बातें ज़मीन से आ रही हैं, ग्राउंड से, वो हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये हमें वो इंडिपेंडेंट इसकी रिपोर्ट देंगी। पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑडिट कराता हो। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी है। इसीलिए UN के हेड्स, दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर, UK के मिनिस्टर ने इसकी तारीफ़ की है, नॉर्वे के मिनिस्टर ने इसकी तारीफ़ की है, कल यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट की हेड ने इसकी तारीफ़ की है। अगर यहाँ पर नहीं मानते तो हमारी सिर्फ अपोजिशन नहीं मानती, वो कहते हैं जी हमें दरख्त नज़र नहीं आते। और वो PDM जो कि अब दोबारा जिसकी वैसी फूक निकल चुकी है, उसके जलसों से बिलियन ट्री सुनामी की बात कर रहे होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ खुदारा ये पाकिस्तान की बका का मंसूबा है, इसके ऊपर अपनी गंदी सियासत ना करें, वो वैसी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात और मैंने चैलेंज भी किया हुआ है, मैंने मरियम नवाज़ को भी चैलेंज किया हुआ है, और बिलावल भुट्टो साहब को भी चैलेंज किया हुआ है कि आप जब चाहें हम आपको ले जाके अपने जंगलात दिखा सकते हैं। आप आएँ हमारे साथ, हम आपको जंगलात दिखाएंगे, ताकि ये जो जलसों में खड़े हो के आप इस प्रोजेक्ट के मतलब तनकीद करते हैं ये बंद हो, और आप इसकी तारीफ़ करें। आप देखेंगे अपनी आंखों से, आपको पता लग जाएगा प्रोजेक्ट में। अच्छा, चलिए अब उनकी तनकीद की बात करें। अगर वो जाकर नहीं देखना चाहते, आपने तो ओपन ऑफर दिए, लेकिन हम उनको बता सकते हैं, आप बता सकते हैं उनको यहाँ से, आपके प्लेटफॉर्म से उनको दें आप हुकूमत में आए उसके बाद से अब तक, क्योंकि बड़ी एक्टिवली कैंपेन्स लॉन्च की गई, प्लांटेशन कैंपेन्स, कितने दरख्त लगा चुके हैं, कितनी एकड़ ज़मीन पर अब हरियाली है? देखिए, हमने जो KP में प्रोजेक्ट किया था उसमें हमने 1 बिलियन और 18 करोड़ दरख्त लगाए थे। उसके अंदर 60% असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन से थे, बाकी जो थे वो प्लांटेशन की गई थी। KP का जो फॉरेस्ट एरिया था उसको हमने 4% बढ़ाया था, और वहाँ पर 6 लाख हेक्टर्स के ऊपर हमने फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन की थी। ये तमाम फैक्ट जो मैं आपको फैक्टर्स बताए हैं, ये तमाम इंटरनेशनली एक्नॉलेज, रिकग्नाइज और सर्टिफाइड हैं। अभी जो हमारा 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने 50 करोड़ दरख्त अब तक लगा लिए हैं इस वक्त, लेकिन हमारे पास 30 करोड़ पौधों का हमारे पास स्टॉक मौजूद है।
वो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे जब आए थे हम 5 या 6 करोड़ पूरे पाकिस्तान में पौधे मौजूद थे, उसको हमने ऐड किया है और अब हमारे पास 30 करोड़ पौधे मौजूद हैं, जिसको हम हर साल अब वो नर्सरीज में पैदा होंगे और बढ़ते जाएंगे, और उन्हीं को हमने इस्तेमाल करना है प्लांटेशंस के अच्छा, लिए। हमारी तरफ से एक सजेशन है और हमने इंशाल्लाह 5 साल के अंदर हमारा टारगेट PC1 का था कि हमने 3.2 बिलियन ट्रीज लगाने हैं। हमारा 10 बिलियन का विजन है, लेकिन ये विजन में हमारा जो पहला फेज़ है वो ये 2023 तक इंशाल्लाह, अगले 5 साल भी हमारे हैं तो इंशाल्लाह हम ये 10 बिलियन पूरे कर तो लेंगे। आपने नवीद सुना दी एक जब हम कोई भी दरख्त लगाते हैं तो हम ऑफियर भी ये बात कर रहे थे और हंस रहे थे इस बात पे कि लोगों को ये लगता है कि दरख्त लगा दिया इसका मतलब वो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो गया, तो रातों रात दरख्त नहीं बढ़ हाँ, नहीं जाता बढ़ते पौधा। नहीं है, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दरख्त लगने में कम से कम 4 साल 3 साल के बाद वो दरख्त लगना शुरू हो जाता है। शुरू में तो वो पौधा होता है और ज़रूरी होता है कि उस पौधे को दरख्त बनने दिया जाए, और उसके लिए उसकी प्रोटेक्शन करना ज़रूरी होती है। और हमने इस प्रोजेक्ट में उसकी 3 साल की प्रोटेक्शन रखी हुई है ताकि उसको वाटरिंग की जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और जब 3 साल बाद वो जड़ें पकड़ जाता है, दरख्त बन जाता है, तो फिर वो आगे चल पड़ता है। तो आप पहले साल नहीं कह सकते कि जी हमने वो फॉरेस्ट लगा दिया है। तो लोग तो अभी शाम को खान साहब अनाउंस करते हैं, सुबह लोग पूछते हैं किधर हैं जी दरख्त, तो दरख्त नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। हमने हमारे पास वीडियो आ गई, 100 से ज़्यादा वीडियोज़ है हमारे पास अच्छा, दरख्तों की। एक ख़ास मसला है क्योंकि इस्लामाबाद में हम भुगत रहे हैं और मैं पेशेंट टू पोलन एलर्जी की पेपर मलबरी जंगली शहतूत जिसको कहते हैं हाँ, 70% वो गलत है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलन रिलीज इन द एयर। अब हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि लैंड सुटेबिलिटी के हवाले से उसको मद्देनज़र रखकर फिर हम दरख्त लगाएं। तो ये कोई आप अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, कोई वर्कशॉप्स होनी चाहिए कि आप लोगों को इतना तो पता चल गया है कि शजरकारी मुहिम में पार्टिसिपेट करना है, दरख्त लगाना है, पौधा लगाना है, लेकिन कौन सा लगाना है ये पता होना चाहिए उन्हें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसमें जो मैं आपको बता रहा था अभी, जो BBC की स्टडी आई है उसमें 2 फैक्टर्स बताए गए हैं। उन्होंने यही कहा है जी कि इतना दरख्त लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं करेंगे, और वो इंसिडेंटली हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। एक, उन्होंने ये कहा कि आप नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर नेचुरल रीजनरेशन होने दें, उसको प्रोटेक्ट करें ताकि वो नेचुरली रीजनरेट करे, तो फिर ठीक है। और दूसरा ये कि आप सही टाइप के दरख्त लगाएं, अगर आपने लगाना है दरख्त सही टाइप का लगाएं। आप गलत टाइप का दरख्त लगाएंगे तो फिर उसका बड़ा नुकसान है। तो हमने यहाँ पर कोई 21 टाइप ऑफ दरख्त इसमें शामिल किए हैं अपने प्रोजेक्ट में, और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक वैरायटी है जो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए मौजू है। वहाँ पर हम फॉरेस्टर्स को यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लगाएं। लोगों को भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो हमारे वेबसाइट पे भी है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा दरख्त लग सकता है ज़्यादा कामयाबी अच्छा, से। KPK पे क्रिटिसिज्म सुनने में आया था कि ज़मीन बंजर हो रही है, अब एग्रीकल्चर नहीं हो सकता वहाँ पे, ऐसी जो पहला बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट था कुछ ऐसे ट्री नहीं, लगाए ऐसे गए नहीं। हैं। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का हमने IUCN से उसकी बायोडाइवर्सिटी की स्टडी कराई थी, ठीक है। ताकि हमें ये बताया जाए कि जो दरख्त लगाए गए थे उससे बायोडाइवर्सिटी पे क्या फ़ायदा हुआ, और वो बड़ी पॉजिटिव आई थी। उसमें हमने कोई IHE टारगेट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल हमारे होते हैं, उनमें कोई 8 टारगेट्स ऐसे थे जो कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से हमने बेहतर की है, और जो लोकल बायोडाइवर्सिटी थी वो वहाँ पर रिवाइव हुई है दोबारा इस दरख्तों की वजह से, और ये नेचुरल चीज़ है। तो ये नेशनल पार्क्स को लेकर भी एक इनिशिएटिव लिए गए, पाकिस्तान में भी कितने नेशनल हाँ, पार्क्स ये हैं, भी कितना बड़ा हमने इंपॉर्टेंट cover इनिशिएटिव है इमरान खान साहब का। पाकिस्तान में नेशनल पार्क्स जो थे, 2 प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये कि नेशनल पार्क्स हमारे कम थे, हमारी कवरेज कम थी, और दूसरा ये कि जो बने हुए थे उनका ख्याल कोई नहीं रखता था, वो सिर्फ बस पेपर पे बन जाते थे। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ थी वो ये कि पाकिस्तान की इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ऐसा नवाजा हुआ है कि इसमें 12 इकोलॉजिकल जोन्स हैं। दुनिया में कहीं पे भी कोई अगर इकोलॉजिकल जोन है, पाकिस्तान में भी है, और इसके अंदर आपके पास ट्रॉपिकल वेदर भी है और पोलर वेदर भी है, जो पोल्स पे पाया जाता है, सर्दी सख्त किस्म की, क्योंकि आप हिमालयाज़ भी आपके पास हैं और समुंदर भी आपके पास है। तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके पास इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने नेमतें दी हों। तो हमें इनको बचाने की ज़रूरत है, हमें इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम तो इन्जॉय कर ही रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी इनको इन्जॉय कर सकें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसमें हम प्रोटेक्टेड एरिया कवरेज को 12% से लैंड एरिया को 15% तक ले जा रहे हैं। मरीन एरिया, जो मरीन समुंदर है हमारा, उसको भी हम 10% पे लेके जाना चाहते हैं प्रोटेक्शन पे। और उसके अंदर ऑलरेडी हमने कोविड के ज़माने में हमारे 30 नेशनल पार्क्स थे, उसको हमने 45 कर दिया है। मतलब 50% हमने 8 महीने में इंक्रीज़ किए हैं एज़ कम्पेयर टू 70 साल जिसमें 30 बनाए गए थे। अच्छा, एक आपसे मैंने एक बात, और इनमें जॉब्स भी मिलेंगी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा, ये जॉब्स की आप बात करें, एक स्टेटमेंट थी जरताज गुल साहिबा की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करते हुए कि जो मोनाल का एरिया वो प्रोटेक्टेड एरिया है और उसको हम इलीगली कंस्ट्रक्शन हुई है, तो क्या वो प्रोटेक्टेड एरिया और उस पर काम होगा अगर ये वाकई? मोनाल का एरिया बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है, वो मरगला हिल नेशनल पार्क हमारा है, उसका हिस्सा है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक वो केस किया था, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन
हो चुकी थी वहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसको सील किया, उसके बाद उन्होंने उसको खोल दिया। तो ये क्योंकि जुडिशल ऑर्डर है तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मज़ीद कोई कंस्ट्रक्शन हम नहीं होने दे रहे। और वहाँ पर हमने क्योंकि वो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मलिक अमीन असलम हमारे साथ मौजूद थे। शजरकारी मुहिम के हवाले से बात करें या हुकूमती इनिशिएटिव्स के हवाले से बात करें, एक स्टडी के मुताबिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि अगले 2050 में 70% पॉपुलेशन अब शहरों का रुख करेगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान का चूँकि फॉरेस्ट एरिया 6% से कम है, उस पर हमें काम करना है, इनिशिएटिव्स को मद्देनज़र रखना है। गवर्नमेंट की एफर्ट एक तरफ, इंडिविजुअल एफर्ट पर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दरख्त लगाकर ना सिर्फ दरख्त लगाएं बल्कि फिर बाद में उसका ख्याल भी रखें। तो आज की इस मुलाकात से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।